चलिए, गुड मॉर्निंग। आज लास्ट क्लास है हमारी ट्राइब्स की। आज ट्राइब या जनजाति कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। हमने सारी ट्राइब्स देख लिया जितनी ट्राइब्स थी, है ना। तो हमारी जो लास्ट क्लास में टॉपिक चल रहा था वो कौन सा था? आपदाग्रस्त जनजातियां, है ना। तो उनमें से हमने किसको पढ़ लिया था? एक बैगा कास्ट को पढ़ लिया था। मैंने कोड बताया था आपको, क्या? भावेश। मतलब तीन होती है जो कि आपदाग्रस्त में आती है। एक होती है कौन सी? भारिया, एक होती है बैगा और एक होती है सहरिया। तो हमने बैगा जो होती है, बैगा जनजाति जो पिछड़ी जनजाति में आती है, उसको हमने क्या किया था? कंप्लीट कर लिया था ना। और उसके बाद किसको देख रहे थे? भारिया कास्ट को, भारिया जनजाति को। एक बार देख लीजिए भारिया को थोड़ा सा। और कहां तक पढ़ लिए थे भारिया? कहां तक? सामाजिक भारिया जनजाति। काफी डिटेल में देखे थे हमने भारिया जनजाति को। मैंने आपको बताया था कि इसकी उत्पत्ति कहाँ, इसकी उत्पत्ति जो मानी जाती है किसकी? गोंड। गोंड जो जनजाति है उसकी एक शाखा होती है, बताया था ना। गोंड जनजाति की एक शाखा है ये। और क्या बताया था? भारिया का अर्थ बताया था, क्या होता है बोलिए? भारिया का अर्थ भा से ही पकड़ सकते हैं आप, हार ढोने वाला। हार वाला। और मैंने बताया था इनका जो रहन सहन होता है बहुत सरल होता है। इनका रहन सहन होता है बहुत सरल ही होता है, बहुत सिंपल तरीके से रहते हैं ये। और ये कौन से परिवार से आते हैं बताया था? द्रविड़ियन और कुलीरियन परिवार या समूह से आते हैं ये हमने देख लिया था। फिर मैंने इनकी भौगोलिक कंडीशन बताया था आपको। इनका जो भौगोलिक विस्तार था वो कहाँ देखने मिलता है? आपको मैंने बताया था अगर मुख्य पूछेगा, मुख्यतः, तो हमने एक जगह की बात करी थी जो कि छिंदवाड़ा में है, क्या? पातालकोट। और मैंने बताया था अगर जनसंख्या से पूछे, अगर जनसंख्या से पूछे तो आपको कहाँ लगाना है? जा से याद रखना है आपको, जबलपुर। और मैंने बताया था अगर ये पूछेगा भी कहाँ कहाँ पाई जाती है तो आपको जिला बता देना है, छिंदवाड़ा, सिवनी, जबलपुर, बालाघाट। ये कुछ डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है। क्लियर? आगे हमने और क्या देखा था इसमें? पतालकोट के बारे में देखा था। तो मैंने पतालकोट के बारे में आपको सारी जानकारी बता दी थी कि वो भारिया जनजाति से संबंधित है। 70 मीटर गहरी खाई है। सूरज देर से आता है और जल्दी चले जाता है। घोड़े की नाल के शेप का है। धनुषकार शेप का है। सारी चीज मैंने आपको बता दिया था। ये सब पूछता है पतालकोट, और ये तामोट तहसील छिंदवाड़ा में आता है जो कि भारिया जनजाति से संबंधित है। क्लियर? इसके बाद हमने क्या देखा था? सामाजिक। देखिए सामाजिक, ये हो गया था सामाजिक विशेषताएं। भारिया जनजाति की सामाजिक विशेषताएं देखना है हमें। सोशल स्पेशलिटी देखना है इनकी, इनकी सोशल एक्टिविटीज क्या थी। तो एक मैंने बताया था सबसे इंपॉर्टेंट, सब में कॉमन रहा है, पितृ सत्तात्मक और रूढ़िवादी प्रथाएं देखने मिलती है। और रूढ़िवादी, रूढ़िवादी मतलब स्टीरियोटाइप, पुरानी प्रथा को मानने वाला। दूसरा मैंने बताया था इनके परिवार का जो मुखिया होता है, इनके जो परिवार होता है, इनके परिवार का मुखिया बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके परिवार के मुखिया को क्या कहा जाता है? क्या बोला जाता है? पटेल साहब। पटेल साहब, ठीक है। क्वेश्चन आ चुका है, क्या बोला जाता है? पटेल साहब।
हाँ बूढ़ा देव है, पास से याद रखना है बूढ़ा देव है, ठीक है। ठाकुर देव भी होते हैं, मैंने आपको बताया था, बूढ़ा देव भी होते हैं और एक दुल्हा देव भी होते हैं। सबसे प्रमुख बूढ़ा देव है, मैंने बताया भी था ना कल कि सबसे प्रमुख अगर पूछेगा तो बा से आपको क्या करना है, बूढ़ा देव। क्लियर? हाँ होते हैं, मगर इस जनजाति के बहुत प्रमुख हैं वो, बहुत से देखिए कॉमन है, बूढ़ा देव दुल्हा देव मैंने आपको सबको बताया है कि बहुत सी जनजाति में बहुत कॉमन है, मगर इनका विशेष है। इसलिए तो मैंने बताया था कि बा से अगर पूछेगा कि बूढ़ा देव किसके हैं तो आपको बताना है किसके हैं, बैगा ट्राइब्स के, बैगा जनजाति के। क्लियर? बा से बा याद रखना है। बाकी महादेव है, दुल्हा देव है, बहुत से देवी देव माने देवताओं की लोग पूजा करते हैं, पर उनमें से भी सबसे जो प्रमुख है वो क्या है, बूढ़ा देव। कल मैंने आपको बताया भी था ये। चलिए, परिवार का मुखिया हो गया। समगोत्रीय विवाह यहाँ पे क्या वर्जित रहता है, समगोत्रीय विवाह वर्जित रहता है, प्रोहिबिटेड रहता है। और मैंने बताया था इस जनजाति में जो सम्मानित व्यक्ति होते हैं, सम्मानित व्यक्ति को क्या बोला जाता है, पडियार, भूमिका और कोटवार, ये हमने देख लिया था। क्लियर? ये हो गई थी हमारी सामाजिक विशेषताएं, यहां तक कल हमारा हो गया था, ठीक है। इसका सामाजिक के बाद हम क्या पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं बताइए, आर्थिक। आर्थिक मतलब क्या होता है, उनकी जीविका, उनका जीविका अपर्जन कह सकते हैं, उनकी लिवलीहुड, वो कैसे अपना जीवन चलाते हैं, उसको हम क्या करते हैं, आर्थिक विशेषताएं में देखते हैं। तो आर्थिक विशेषताएं में देखिए, अब देखिए ये गोंड की एक शाखा है, तो गोंडी जैसी कृषि करेगी। तो सबसे पहले तो लिखिए ये शिकार करते हैं, शिकार, हंटिंग, पोचिंग, शिकार करते हैं। आखेट है ना, इसी को बोलते हैं आखेट। दूसरी चीज वन उपज संग्रहण, वन उपज मतलब जो वनों में जो उत्पादन होता है उसको इकट्ठा करते हैं, संग्रहण करते हैं और क्या करते हैं, उसको अपनी इससे इसका आय को उपार्जन करते हैं, ये ठीक है, आय का स्रोत है। क्लियर? तीसरी चीज क्या करते हैं, कृषि करते हैं भाई ये, और ये कृषि करते हैं तो पहले ये अस्थायी कृषि करते थे, लिखिए इस पे, पहले पहले ये अस्थायी, टेम्परेरी, पहले अस्थायी कृषि करते थे, अस्थायी कृषि करते थे। कृषि, अस्थायी कृषि में कौन सी आ जाएगी, दाहिया, क्योंकि गोंडों द्वारा जो की गई झूम कृषि को क्या बोलते हैं, दाहिया कहते हैं। तो पहले ये अस्थायी कृषि करते हैं, मगर अब देखने मिलेगा, अब क्योंकि मैंने बताया था ना, अब ये उस गहरी खाई से बाहर आने लगे हैं और कुछ मॉडर्न जमाने से माने जो हमारी संस्कृति है उनसे काफी कुछ परिचित होने लगे हैं, और परिचित होने लगे हैं तो अभी क्या हो रहा है, अब ये स्थायी कृषि की ओर बढ़ रहे हैं, अब स्थायी कृषि करते हैं। और वन, वन जो होते हैं ना, वो सॉरी बांस, बांस का व्यवसाय भी करते हैं। क्लियर? तो ये हो गई इनकी आर्थिक स्थिति। क्लियर? क्या करते हैं, आर्थिक में शिकार, हंटिंग या आखेट करते हैं, वन उपज संग्रहण करता रहते हैं, जो भी चीज उत्पादन होता है वहां पे उसको बेचकर अपनी जीविका चलाते हैं। जैसे सबसे बेस्ट एग्जांपल है महुआ, महुआ का पेड़ होता है, जब वो गिरता है तो उसको इन लोग इकट्ठा करते हैं और उसको मार्केट में जाके बेच देते हैं, ठीक है। तो ये इसी का एग्जांपल हो गया। तेंदु पत्ता है, तो जो भी वन में उत्पादन हो रहा है उसका संग्रहण करता है और उसको बेचते हैं और अपनी आय को बढ़ाते हैं। तीसरी चीज, पहले ये अस्थायी कृषि करते थे, अस्थायी कृषि में कौन सी आती थी, दाहिया कृषि, जो कि एक झूम कृषि का प्रकार है, बताया था ना। तो गोंडों द्वारा जो की जाती है उसे क्या कहते हैं, दाहिया कृषि, तो ये गोंड की एक शाखा है। क्लियर? मगर अब ये क्या करने लगे हैं, स्थायी कृषि करने लगे हैं।
और बांस का व्यवसाय भी करते हैं। तो ये हो गई इनकी क्या आर्थिक विशेषताएं। क्लियर, समझ में आया? अब आगे चलते हैं हम। अब क्या देखना है हमें, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है किसी भी टाइप का, वो क्या है, सांस्कृतिक विशेषताएं। लिखिए, हमें इसकी कल्चरल देखना है सबसे इंपॉर्टेंट। इसके में विवाह तो वही देखने मिलेंगे, पहले ये लिख लीजिए, कला और संस्कृति प्रिय होते हैं। कला एवं संस्कृति, आर्ट एंड कल्चर जिसे कहते हैं, आर्ट एंड कल्चर इनको बहुत पसंद है। कला एवं संस्कृति प्रिय होते हैं, प्रिय होते हैं, है ना। आर्ट और कल्चर में ये बहुत बहुत निपुण होते हैं, पहला। दूसरी चीज, यहां पे हम विवाह देखते हैं। विवाह कॉमन है, कोई अलग से विवाह नहीं है, वही लमसेना विवाह। लमसेना विवाह मतलब जमाई राजा, है ना। राजी बाजी विवाह देखने मिलता है, राजी बाजी विवाह, ठीक है। और इसमें एक लमसेना विवाह देखने मिलता है, राजी बाजी विवाह देखने मिलता है, चोर विवाह, दूध लौटावा, अंतर जातीय विवाह, सारे विवाह के टाइप हमने डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। एक पठोनिया विवाह है, चढ़ विवाह है, बहुत से कॉमन है, चढ़ विवाह, पठोनिया विवाह। और ये कौन कौन से विवाह होते हैं मैंने आपको सब बता चुका है, एक बार और देख लीजिए, याद हो जाएगा आपको। लमसेना मतलब जमाई राजा, राजी बाजी दोनों पक्ष तैयार हो जाता है। छुपकर जो विवाह होता है उसे चोर विवाह कहते हैं। मामा और बुआ के लड़के में जो शादी हो जाती है दूध लौटावा कहा जाता है। अंतर जातीय इंटरकास्ट मैरिज। और चढ़ विवाह में लड़के बारात लेकर जाते हैं, और पठोनिया विवाह में लड़कियां बारात लेकर जाती हैं। क्लियर? इसके बाद विवाह के बाद ये क्या करते हैं, कुछ नृत्य करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट नृत्य। दो नृत्य बहुत इंपॉर्टेंट इसके, भड़म और सैतम। भड़म सैतम, बाकी ये और भी करते हैं, सैला, कर्मा। मगर आपको याद जो रखना है वो क्या याद रखना है, भड़म सैकम, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है, भा से याद रख सकते हो आप। भारिया जनजाति के द्वारा भड़म और सैतम नृत्य किया जाता है। क्लियर? अब ये भाई ये कुछ पर्व भी मनाएंगे, कुछ फेस्टिवल मनाएंगे। क्या मनाते हैं, बिदरी, ठीक है। बिदरी के बाद होता है नवा खाना, जात जात्रा, होली, दशहरा देखने मिलता है। इंपॉर्टेंट है नवा खाना, ये सॉरी ये जतारा है, ठीक है, जतारा। और बिदरी किस ट्राइब में देखने मिलता है, भारिया जनजाति में। बिदरी, नवा खाना, जात्रा, ठीक है। बिदरी, नवा खाना, जात्रा, ये जो त्योहार है ये इंपॉर्टेंट है। जो चीज मैं बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे भड़म सैतम आपको याद रखना है, यहाँ पे बिदरी, नवा खाना और जात्रा,
ये क्या होते हैं, यहाँ पे पर्व होते हैं, है ना। अब यहाँ पे कुछ लोक कथाएं भी चलती हैं। देखिए लोक कथाएं, कुछ लोक कथाएं प्रचलित है यहाँ पे। रामनवमी, पांडव कथा, कहाँ पे है पांडव की गुफा? मध्य प्रदेश में, पचमढ़ी। और पांडव जलप्रपात पासेपन्ना। ये रामनवमी है, ठीक है। पांडव कथा, यहां पे लिखिए लागुरिया फाग, लागुरिया, लागुरिया फाग, बाजना गीत, बाजना गीत और गोट, रसिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ लोक कथाएं इस पे देखने मिलती है। एक है रामनवमी, रामनवमी। दूसरी है पांडव कथा, बहुत इंपॉर्टेंट लागुरिया फाग, बहुत इंपॉर्टेंट बाजना गीत और गोट लीला और रसिया। ये कुछ लोक कथाएं देखने मिलती है हमें भारिया ट्राइब में। क्लियर? तो सांस्कृतिक विशेषताएं में आपको याद रखना है, ये कला और संस्कृति प्रिय होते हैं, इनको बहुत पसंद होता है आर्ट एंड कल्चर। विवाह, आप लोग विवाह तो जान ही चुके हैं, लमसैना, राजीबाजी, चोर, दूध विवाह, अंतर जातीय चढ़ विवाह और पठौनिया विवाह। नृत्य में आपको बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना है भड़म और सैतम, कर्मा और सैला भी उत्तम, और भड़म और सैतम किससे संबंधित है? भारिया जनजाति से। फेस्टिवल मनाते हैं बिदरी, नवा खाना, जात्रा, होली, दशहरा। और कुछ लोक कथाएं भी प्रचलित है यहाँ पे, रामनवमी, पांडव कथा, लागुरिया फाग, बाजना गीत, कोठ लीला और रसिया। क्लियर? ये हो गया हमारा सांस्कृतिक, ठीक है। सामाजिक हो गया, आर्थिक हो गया, सांस्कृतिक हो गया। अब धार्मिक लिख लीजिए। धार्मिक विशेषताएं लिख लीजिए। राइटिंग समझ में आ रही है ना? धार्मिक विशेषता में लिख लीजिए, बस ज्यादा कुछ नहीं है धार्मिक विशेषता में। ये हिंदुओं से प्रभावित है। एक, दूसरा, हिंदुओं से प्रभावित है तो हिंदू देवी देवताओं को मानेंगे। दुल्हा देव, महादेव। ये महादेव जो होते हैं ये शंकर भगवान का रूप होते हैं, उनको भी काफी मानते हैं। दुल्हा देव भी उन्हीं का रूप है। और एक और जो है नागदेव, नागदेव भी आप समझ गए होंगे, उन्हीं का रूप है। क्लियर? और विशेष में लिख लीजिए, क्या है विशेष में? 2018 में आर्या महासम्मेलन, भारिया महासम्मेलन पतालकोट, छिंदवाड़ा में आयोजित किया गया था। क्लियर? तो ये हो गया हमारा भारिया ट्राइब कंप्लीट। क्लियर? लिख लीजिए।
क्लियर। अब हमारी लास्ट ट्राइब बची है जो किस क्या है, सहरिया। लिखिए अगला टॉपिक। सहरिया जनजाति जो आपदाग्रस्त की आखिरी जनजाति है, सहरिया जनजाति। क्लियर। अब देखिए सहरिया जनजाति को, ये अभी तक हमने आपदाग्रस्त जनजातियां 3 पढ़ा था, तो उनमें भी जो सबसे पिछड़ी जनजाति पूछेगी तो वो जनजाति है कौन सी, सहरिया जनजाति। याद रखना है ना। तो लिख लीजिए इसको, सबसे पहले लिखिए इसको, सहरिया शब्द का अर्थ, सहरिया शब्द का अर्थ क्या होता है, शेर के साथ, शेर के साथ रहने वाला। किसके साथ रहने वाला, शेर के साथ। बहुत इंपॉर्टेंट है, शेर के साथ रहने वाला। अत्यंत पिछड़ी जनजाति। हाँ? इसे भी जनजातियों की जनजाति भी कहा जाता है। इसे इसे जनजातियों की जनजाति भी कहा जाता है। समझ में आ रहा है। जो तीनों जो जनजाति है उनमें भी सबसे ज्यादा जो पिछड़ी जनजाति है वो कौन सी है, सहरिया है। ये कोलेरियन परिवार से आती है। क्लियर। और ये दर्जा कौन देता है, आपको बताया था, कौन से, कोलेरियन परिवार की होती है। क्लियर। अब इसके बाद अगला है क्या, ये हमें कहाँ देखने मिलते हैं, तो सबसे पहले आपको पता होगा ये हमारे मध्य प्रदेश की कहाँ देखने मिलते हैं, ऊपर साइड, तो उत्तर पश्चिम बोल सकते हैं आप। उत्तर पश्चिम या नॉर्थ वेस्ट साइड पाएंगे। ठीक है, ये राजस्थान में ही पाए जाते हैं। अब उत्तर पश्चिम में पाए जाएंगे तो आपको अगर जिला पूछेगा तो इसके जो प्रमुख जिले हैं वो कौन कौन से हैं, प्रमुख जिले कौन कौन से, शिवपुरी, मुरैना, भिंड, गुना, श्योपुर। क्लियर, समझ में आ रहा है। यहाँ पे आपको हमें उत्तर पश्चिम साइड में आपको देखने मिलेंगे, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र लिख सकते हैं आप इसको। क्लियर, तो यहां तक समझ में आया, क्या आया, क्या देखे हमने,
क्या देखिए कि जो सहरिया जनजाति होती है, इसका शब्द का अर्थ होता है क्या? शहर शेर के साथ रहने वाला। बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, ये अत्यंत पिछड़ी जनजाति होती है। जनजातियों में भी और भी ज्यादा पिछड़ी जनजाति किसको बोला जाता है? सहरिया कास्ट को। इसके बाद पूछेगा इसे जनजातियों की भी जनजाति कहा जाता है। इसे जंगलियों का जंगली कहते थे अपन, भारिया को 1981 में कहा गया था। वैसे इसे जनजातियों की भी जनजाति कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये अति पिछड़ी जनजाति में भी और भी पिछड़ी जनजाति है। और क्यों पिछड़ा कहा जाता है, मैंने कल आपको बता दिया था। कम साक्षरता, इनकी जनसंख्या क्या है, बढ़ नहीं रही है, स्टेबल हो गई है, कल बताया था ना। और पुरानी कृषि पद्धति, इसके कारण ही इनको क्या बोला जा रहा है? विशेष पिछड़ा जनजाति। उसके बाद इनका एक परिवार का ग्रुप है, उसे हम क्या कहते हैं? कोलेरियन। कोलेरियन परिवार ग्रुप से आती है। और इसका भौगोलिक विस्तार अगर आप देखोगे तो आपको ये उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में देखने मिलेंगे मध्य प्रदेश के। और प्रमुख जिले हैं शिवपुरी, मुरैना, भिंड, गुना, श्योपुर आदि। ये हो गया हमारा क्या? भौगोलिक विस्तार। शहरिया जनजाति की सब ट्राइब नहीं है। अब इसके बाद सीधे हम आते हैं कहां पे? इसका सामाजिक। इसका सामाजिक बहुत इंपॉर्टेंट है। लिखिए इसकी सामाजिक विशेषताएं, इंपॉर्टेंट करके लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। कि जो सामाजिक विशेषताएं है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है इसकी सामाजिक विशेषताएं? तो पहला तो आप लिख सकते हैं ये गुदना प्रिय होते हैं, है ना। पितृसत्तात्मक होते हैं। दो, तीसरा, इनके निवास स्थान को, बहुत इंपॉर्टेंट है, निवास स्थान को क्या कहते हैं? तो बताएगा। सा आ रहा है तो सा से बोल देना, सहराना। क्या बोलते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है, करके लिखिए। सहरिया जनजाति के निवास स्थान को क्या बोलते हैं? सहराना बोलते हैं। उसके बाद इनके परिवार का जो मुखिया होता है, परिवार के मुखिया को क्या बोलते हैं? बताया था, पटेल। बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और बताया था, परिवार की इकाई को, यूनिट को, परिवार की इकाई को, परिवार की इकाई को क्या बोलते हैं? कुटुंब। बहुत इंपॉर्टेंट करके लिखी है ना, ये क्वेश्चन आ चुका है ऑलरेडी। क्या देखे हमने इनकी सामाजिक विशेषताएं में, इनको क्या प्रिय है? पहले तो गुदना बहुत प्रिय है। पितृ सत्तात्मक होते हैं ये भी। निवास स्थान अगर हम देखें इनका तो सहराना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है सहराना। और इसके बाद इनका परिवार के मुखिया को क्या बोलते हैं? पटेल। और इससे पहले भी हमने एक कास्ट पढ़ा था, कौन सी? भारिया। और भारिया के भी परिवार के मुखिया को क्या बोलते थे? पटेल या पटेल साहब। दूसरी बात अगर हम बोलेंगे परिवार की इकाई, इनकी परिवार की इकाई क्या होती है? कुटुंब। ये हो गया हमारी सामाजिक विशेषताएं। क्लियर? अब आर्थिक देख लें, ये भी अपना जीवन कैसे यापन करते हैं। आर्थिक विशेषताएं क्या करते होंगे? वही वन उपज, आखेट,
कृषि करते हैं ये, है ना। शिल्प जो होता है, शिल्प में शिल्प का शिल्प का कार्य करते हैं, शिल्प का कार्य करते हैं। वन उपज संग्रहण करता करते हैं, आखेट शिकार करते हैं, कृषि करते हैं, शिल्प का कार्य करते हैं, है ना। और मजदूरी भी करते हैं। लिख लीजिए। हाँ, शिल्पकार, स्कल्पचर कहते हैं इंग्लिश में, हिंदी में उसको बोलते हैं शिल्पकार। ठीक है, जो मूर्तियां बनाते हैं वो आते हैं। जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति बनी है, जो राम सुतार जी बने, तो वो एक स्कल्पचर हो जाएगा। जैसे यूनेस्को की साइट में अभी एक वो शामिल हुआ ना, काकतीय वंश का रमपापा टेम्पल, उसको भी रमपापा नाम के एक स्कल्पचर ने बनाया था, एक शिल्पकार ने बनाया था। ठीक है, क्लियर। उसको हम क्या कहते हैं, एक प्रकार से कहना चाहिए आर्किटेक्चर, है ना। जैसे राम सुतार जी, आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, जो सरदार वल्लभ भाई सबसे ऊंची मूर्ति बनाए 182 मीटर की, कहाँ पे, केवड़िया, गुजरात में। क्लियर, तो समझ में आया। तो ये भी एक काम करते हैं, क्या करते हैं, वन उपज संग्रहण करता करते, मतलब जो भी वहां पे उपयोग होता है उसको बेचकर अपनी आय का अर्जन करते हैं, आखेट शिकार करते हैं, कृषि करते हैं, शिल्प का कार्य करते हैं और मजदूरी भी करते हैं। वहां से इनको आय प्राप्त होती है। क्लियर। आर्थिक के बाद अब लिख लीजिए क्या, सांस्कृतिक। सांस्कृतिक में इनका नृत्य बस बहुत फेमस है, बाकी कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। सांस्कृतिक विशेषताएं में देखेंगे तो वही कला प्रिय होते हैं, कला और संस्कृति प्रिय होते हैं। और क्या देखने मिलता है इसमें, विवाह अगर पूछेगा तो विवाह आप लोग तो अब पता चल ही गया है, वही कॉमन है विवाह, लमसैना विवाह। राजी बाजी विवाह ना, वही कॉमन विवाह है। नृत्य बहुत इंपॉर्टेंट है, नृत्य, नृत्य लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है नृत्य। लहंगी पूछा गया क्वेश्चन है, लहंगी। दुल दुल घोड़ी, दुल दुल घोड़ी, लहंगी, दुलदुल घोड़ी और रांगनी, रागनी। समझ में आ रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन पूछ चुका है। लहंगी, दुल दुल घोड़ी और रागनी जैसे नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? तो क्या बोलोगे आप, सहरिया जनजाति से। गुदना प्रिय होती है, हो गया। हाँ, ठीक है ठीक है, गुदना प्रिय भी होती हैं, ये इसकी सांस्कृतिक होती हैं। क्लियर। अब इनका धार्मिक कोई बहुत फेमस नहीं है ना। अब इनके बारे में विशेष लिखिए। विशेष में सहरिया महासम्मेलन लिखिए।
सहरिया महासम्मेलन मैंने भारिया सम्मेलन कब लिखवाया था? 2018 लिखवाया ना? 18 लिखवाया ना, ठीक है। सहरिया सम्मेलन 2017 में कहाँ हुआ था? अशोकनगर। क्लियर? बहुत इंपॉर्टेंट है, अशोकनगर। सहरिया जनजातीय संग्रहालय सहरिया जनजाति संग्रहालय कहाँ पाया जाता है? श्योपुर। और एक सहरिया सहरिया जनजाति रेडियो केंद्र श्योपुर। माधव राष्ट्रीय उद्यान के आसपास देखने मिलती है। माधव कहाँ था ये माधव राष्ट्रीय उद्यान, कोई बताएगा? कहाँ पर? कहाँ पे पढ़ाया था ना? शिवपुरी। बहुत इंपॉर्टेंट करके लिखिए, सहरिया ऐसा करके लिखिए, सबसे सबसे कुपोषित सबसे ज्यादा कुपोषित सबसे ज्यादा कुपोषित जनजाति, सबसे ज्यादा माल न्यूट्रिशन देखने मिलता है। और सबसे ज्यादा टीबी टीबी के रोग भी देखने मिलते हैं। टीबी मतलब क्या होता है? ट्यूबरक्लोसिस, है ना? बीसीजी का इंजेक्शन लगता है, बैसिलस कैलामिटी ग्यूरिन, और ये एक बैक्टीरिया से, ये जीवाणु से होने वाली बीमारी है टीबी। तो वो भी किस जाति में देखने मिलता है? किस जाति में? जनजाति में, माने सहरिया जनजाति में। और 2025 तक भारत सरकार ने टीबी को उन्मूलन करने का टारगेट भी रखा है, और शायद तक 23 मार्च को टीबी दिवस भी मनाते हैं, है ना? टीबी मतलब टेलीविजन नहीं, वो अलग है 21 अगस्त, ये वाला क्या है? 23 मार्च को ही मनाते हैं टीबी दिवस। तपेदित भी कहते हैं इसको हिंदी में। गंदे पानी से होता है, कंटेमिनेटेड वाटर से होता है ये, ठीक है? हो गया अशोकनगर, श्योपुर, ठीक है। चलिए, इसमें क्या देखना है हमें? सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है? कुपोषित, माल न्यूट्रिशन। क्वेश्चन आया है कुपोषित जनजाति और टीबी जनजाति किसको बोला जाता है? टीबी जनजाति माने टीबी किस जनजाति में सबसे ज्यादा देखने मिलती है? तो सहरिया में। और सबसे ज्यादा कुपोषित सबसे जनजाति क्या बोलोगे? सहरिया। क्लियर? तो ये हो गया हमारा पूरा टॉपिक, ये हमारे पूरा कंप्लीट हो गया। सहरिया शब्द का अर्थ होता है शेर के साथ रहने वाला। ये अत्यंत पिछड़ी जनजाति रहती है जिसको स्टेटस देता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसे जनजातियों की जनजाति भी कहा जाता है और एक कोलेरियन परिवार से आती है। और अगर हम इसका भौगोलिक विस्तार देखें तो ये उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में आते हैं मध्य प्रदेश के, और इसके प्रमुख जिले शिवपुरी, मुरैना, भिंड, गुना और श्योपुर। इसकी सामाजिक विशेषताएं देखें तो गुदना प्रिय होते हैं, पितृ सत्तात्मक होते हैं, इनके निवास स्थान को सहराना कहा जाता है, परिवार का इनका मुखिया पटेल होता है, और इनकी परिवार की इकाई को कुटुंब कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है ये तीनों। आर्थिक विशेषता, ये जो अपनी जीविका चलाते हैं वो वन से चलाते हैं, आखेट से चलाते हैं, शिल्प का कार्य करते हैं, मजदूरी का कार्य करते हैं। इसके बाद यहाँ की सांस्कृतिक कला देखें हम तो यहाँ पे
ये कला और संस्कृति प्रिय होते हैं, इनका विवाह लमसेना विवाह, राजीवाजी विवाह, और नृत्य बहुत इंपॉर्टेंट है, लहंगी, दुलदुल घोड़ी और रागनी किसके द्वारा किया जाता है? सहरिया। और ये गुदना प्रिय भी होते हैं। गुदना प्रिय मतलब अपने आज के समय में टैटू। क्लियर? विशेष इनके में क्या है कि सहरिया महासम्मेलन अशोक नगर में हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट है। सहरिया जनजाति संग्रहालय अगर पूछेगा तो शिवपुर चले आना। सहरिया जनजाति रेडियो केंद्र, एक रेडियो केंद्र खोला गया है, वो भी कहां पे? शिवपुर में। और पहला सामुदायिक रेडियो केंद्र जो था वो कहां पे खोला गया था? अलीराजपुर। माधव, ये रेडियो केंद्र इसलिए खोला गया है क्योंकि जो यहाँ पे सहरिया जनजाति जो विलुप्त हो रही है, इनकी जो भी डांस है, कलाएं हैं, उनके बारे में बताया जाता है वहां पे। जैसे मंडला के पास डिंडोरी में एक जगह पड़ता है बजाक, बजाक के पास पड़ता है चाड़ा, वहां पे भी जो वहां की बैगा ट्राइब्स, और मैंने बताया था बैगा ट्राइब्स क्या है? आपदाग्रस्त जनजातियां हैं, तो वहां पे भी उनके लिए एक रेडियो केंद्र स्थापित किया गया है। उनकी जनजाति के बारे में, उनकी विशेषताएं के बारे में लोगों को अवगत कराने के लिए ये चीज किया गया है। बहुत फेमस है चाड़ा जिला, जो बैगाचक क्षेत्र आता है। क्लियर? इसके बाद मैंने बताया था माधव राष्ट्रीय उद्यान के आसपास यही जनजाति देखने मिलती है। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे कुपोषित या माल न्यूट्रिशन जनजाति कौन सी है? सहरिया। और सबसे ज्यादा टीबी के रोग भी किस पे देखने मिलते हैं? सहरिया जनजाति में। इसी प्रकार हमारा ये वाला टॉपिक पूरा कंप्लीट हो गया। क्लियर? हाँ, भारिया जाति में क्यों उप ट्राइब्स होगी? वो तो खुद उप ट्राइब्स है। किसकी? सब ट्राइब है किसकी? गौंड की। उसकी कैसे होगी? है ना? चलिए, अब इनकी आपदाग्रस्त जनजाति की कुछ समस्याएं लिखिए। इनकी कुछ समस्याएं हैं, अगर आप लोग कुछ अच्छा बन जाएंगे, कुछ गवर्नमेंट में चले जाएंगे, कुछ अच्छा हो जाएंगे, तो इनके लिए शायद तक समस्याओं को आप सॉल्व कर देना। ठीक है? आपदाग्रस्त जनजातियां, इनकी कुछ समस्याएं भाई सुन लो। इनकी जो समस्याएं हैं, क्या समस्याएं जिनके कारण ये बहुत अपने आप को बहुत ज्यादा ये पिछड़ी जनजाति कहलाती हैं? तो एक इनकी समस्याएं है, ये बहुत पुरानी पद्धति से कृषि करते हैं, है ना? पुरानी पद्धति से कृषि, बहुत ट्रेडिशनल खेती करते हैं, है ना? ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर मेथड, एक ये समस्या है। आपने देखा होगा बेवर, दाहिया, चिमाता, है ना? दूसरा चीज क्यों करते हैं? क्योंकि ये एक और क्या कारण है? उर्वरकता में कमी। इनके पास जो जमीन रहती है उनमें बहुत ज्यादा फर्टिलाइजेशन नहीं मिलती, इनकी जमीन में उर्वरता की कमी रहती है, इसलिए ये दूर दूर जाकर झूम रसी करते हैं। एक ये भी इनकी समस्या है। तीसरी समस्या बेरोजगारी, ये तो सभी के लिए है। अनएम्प्लॉयमेंट, तीसरा नशे की लत, माने मंदिरा पान प्रसाद का ज्यादा सेवन करते हैं। ठीक है? अशिक्षा, पढ़े लिखे कम होते हैं। प्राकृतिक आपदाएं, इनके पास कोई ऐसी कोई मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं रहती, कुछ प्राकृतिक आपदाएं आ जाए तो दिक्कत हो जाती है, इनकी पूरी कृषि खराब हो जाती है। ये जो भी इनका उपकरण है। और क्या होती है बताइए? वन वन उपज का
वन उपज के ज्ञान का अभाव, मतलब ये वन उपज से तो वहां से प्राप्त कर लेते हैं मगर उसको कैसे बेचा जाए उसके बारे में बिल्कुल भी इनको कुछ आइडिया नहीं रहता। ठीक है, आधुनिक पद्धति से अपरिचित कुप्रथाएं, कुप्रथाएं में भी बहुत ध्यान देते हैं ये। पशुधन का अभाव, इनको पता ही नहीं रहता कि कौन सी हमें जानवर रखना है जो हमारे लिए उपयोगी है। ठीक है, तो ये कुछ मेजर समस्याएं हैं जो हमारे यहाँ की आपदाग्रस्त जनजाति इस समस्याएं को झेल रही है, इनके बारे में उनके पास कुछ नॉलेज नहीं है। ये उनकी कोई समस्या, ये प्रॉब्लम है। पुरानी पद्धति करते हैं, उर्वरक में कमी आती है, बेरोजगारी देखने मिलती है, नशे की लत में रहते हैं, अशिक्षा देखने मिलता है, प्राकृतिक आपदाएं हैं, वन उपज संग्रहण करता रहते हैं, आधुनिक पद्धति से अपरिचित रहते हैं, कुप्रथाएं का प्रचलन है। और पशुधन का भी अभाव है। ठीक है, माने पशुधन का अभाव मतलब समझ में आ रहा है कि पशुधन मतलब पशुधन के ज्ञान का अभाव लिख लीजिए, पशुधन के ज्ञान का अभाव। अब आप देखते होंगे इनकी जो आजकल जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी उसमें लोग यूज ट्रैक्टर का करते हैं मगर ये आज भी बैलों का उपयोग करते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया था ना, एक बोडा प्रथा बताया था किसमें, बैगा जनजाति में, है ना। बैडा वो क्या करती है, बैल किसी से उधार लेती है और जब उधार लेती है तो जब उसकी उपज आती है तो उसकी उपज का आधा भाग उसको दे देती है। तो उसमें एक प्रथा चलती है जिसको नाम कहते हैं बोडा प्रथा। एक मैंने बताया था आपको कौन सी, एक सिडोली प्रथा। मतलब ये जो कुप्रथाएं, बहुत सी प्रथाएं में भी इनकी ध्यान देते हैं ये। ठीक है, तो ये सब चीज कारण है उनका, तो ये सब समस्याओं से वो जूझ रही हैं। क्लियर। अब इनके कुछ नृत्य लिख लीजिए, मैं नृत्य आपको बता रहा हूं जो इंपॉर्टेंट है नृत्य। पहले लिख लीजिए बैगा ट्राइब्स के बैगा नृत्य। बैगा नृत्य कौन कौन से हैं लिखिए, बाद से मैंने बताया था कौन सा, ये कर्मा करते हैं, ये सैला करते हैं, ये परध्वनि करते हैं और सजनी दीवानी करते हैं, सजनी दीवानी। बहुत फेमस इनके कर्मा, ये गौंड ट्राइब भी करती है। ठीक है, सैला, मगर आपको याद रखना है कौन कौन सी। एक और लिखिए इस पे, बिमला और रीना। ये बैगा द्वारा किए गए नृत्य हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत। एक है कर्मा, ये हम भी माने गौंड भी करते हैं और बैगा भी करते हैं। सैला गौंड भी करते हैं, बैगा भी करते हैं, मगर परध्वनि बहुत इंपॉर्टेंट है, परध्वनि सिर्फ करते हैं बैगा। सजनी दीवानी क्वेश्चन आया है, बैगा। और बिमला भी कौन करते हैं, बैगा। और रीना भी, रीना नृत्य भी गौंड जनजाति भी करती है और बैगा भी करते हैं। और आपको पता है ये सब नृत्य कहाँ पे देखने मिलते हैं, पूर्वी क्षेत्र में, क्योंकि ये ट्राइब भी कहाँ पाई जाती है, मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में। तो परधौनी, सजनी दीवानी, विमला, रीना, इसमें परधौनी और सजनी दीवानी आपको बहुत इंपॉर्टेंट करके लिखना है, क्वेश्चन आ चुका है। किससे संबंधित है, बैगा नृत्य से। क्लियर। अब लिखिए गौंड नृत्य।
गौंड नृत्य में सबसे फेमस है क्या? यही जो मैंने बताया कर्मा, जिसका गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में नाम है, आपको बताया था मांदार करके एक वाद्य यंत्र का उपयोग करते हैं और इसे स्त्री और पुरुष दोनों करते हैं। तो कर्मा बैगा और गौंड दोनों में देखने मिलेगा। पहला गोंडी, और एक गोंडी भाषा भी बोलते हैं, ठीक है। गोचो, रीना नृत्य करते हैं। गोंडी और गोचो याद रखना भाई। और ये भी मध्य प्रदेश की कौन सी साइड पाई जाती है? पूर्वी साइड पाई जाती है। तो गोंडी और गोचो, रीना नृत्य, सैला नृत्य और कर्मा नृत्य कौन करते हैं? गौंड ट्राइब करते हैं। भारिया लिख लीजिए, भारिया। ये तो आपको मैंने बताया था, भड़म और सैतम। भड़म और सैतम बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन आ चुके हैं। भारिया जनजाति का है। भा से भड़म आप याद कर सकते हो और साथ में याद रख लीजिए सैतम, ठीक है। तो ये भारिया नृत्य हो गया है ना, हो गया, लिख लीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, एक एक शब्द जो लिख रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है, सब आ चुके हैं, कोई नया है ही नहीं। कौन कौन सा हो गया? बैगा, गौंड, भारिया हो गया। अगला लिखिए, सहरिया। क्या बताया इनका? दुलदुल, दुलदुल घोड़ी, लहंगी और दुलदुल घोड़ी, लहंगी और रागनी। सारे के सारे क्वेश्चन आ चुके हैं। दुलदुल घोड़ी, लहंगी और रागनी किससे संबंधित है? तो आपको बताना है, ये है सहरिया नृत्य से, ठीक है। एक लिखिए, मुड़िया। मुड़िया नृत्य, मुरिया गौर नृत्य करती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। गौर, गौर और पडवानी, ये छत्तीसगढ़ का नृत्य है, जिसे तीजन बाई इसका नाम सुने होंगे, बहुत फेमस है। नाम भी लिख लीजिए, तीजन बाई। पडवानी करती है। और गौंड और पडवानी क्वेश्चन आ चुका है, बहुत अच्छे से रट लेना आप लोग इनको, बहुत ही अच्छे से सारे क्वेश्चन आ चुके हैं, एक शब्द भी अलग नहीं है। गौर और पडवानी मुड़िया जनजाति करती है। क्लियर? नृत्य है, हाँ हाँ, गीत अलग होते हैं ना, ये नृत्य की बात कर रहे हैं हम, डांस। और इसके बाद एक और लिखिए, कोरकू, जो अपने आप को राजपूत का वंशज कहती है, कोरकू नृत्य, जिसपे सिडोली प्रथा बहुत प्रचलित है, जो लकड़ी का निर्माण करवाती थी, बताया था ना। कोरकू करती है, इसको भी बहुत इंपॉर्टेंट करके लिखिए, चटकोरा। चटकोरा याद करवाने की ट्रिक बताया था, कोरा को ऐसा करके कोरकू कर दीजिए, तो आपका क्या बन जाएगा? कोरकू। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट नृत्य, ढाडल। ढाडल नृत्य, ये याद रख लीजिए तो शायद तक आपका काम बन जाए, चटकोरा और ढाडल। एक और यहां पे लिख सकते हैं आप, हुल्की नृत्य। हुल्की, हुल्की नृत्य, सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कुछ फेमस नृत्य थे जिन्हें हमने देखा, ठीक है। एक बार इनको हम और देख ले रहे हैं, 100% यहां से क्वेश्चन बनता है। और मुझे ये तो बता दीजिए कि मध्य प्रदेश का
नृत्य कौन सा है मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य? बताइए। मध्य प्रदेश का राजकीय कौन सा है मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य? राई। कहां प्रचलित है? और राजकीय नाच, ये नृत्य को बोला जाता है डांस, और राजकीय नाच अगर कहेंगे हम नाट्य, नाट्य मतलब होता है ड्रामा। ये कौन सा है? माच। और माँ आ रहा है तो कहां जाओगे? मालवा। क्लियर? सब पढ़ा चुका है मैंने। क्या देखे हमने? बैगा नृत्य, कर्मा, सैला, और यहां पे आपको याद रखना है परधौनी, सजनी दीवानी, बिमला और रीना। तो बैगा को बा से बिमला से याद रख सकते हो। बैगा कोड मैंने आपको बा ही बताया है, आपका पूरा काम बन जाएगा बा से। गोडा प्रथा, बिमला, बिजावर, बालाघाट, सब में बा आएगा। क्लियर? बस आपको यहाँ पे याद रखना है जो सबसे इंपॉर्टेंट है परधौनी। एक तो याद रखना है कर्मा, कर्मा को इसलिए याद रखना क्योंकि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज है इसका। ठीक है? सैला, परधौनी बिल्कुल मत भूलना, बैगा से है। सजनी दीवानी बैगा से है। बिमला बैगा नृत्य से है। और रीना बैगा नृत्य से है। इसके बाद गोंड का कर्मा, सैला और गा से तो आप पकड़ सकते हो गोंडी, गोचो और रीना नृत्य। क्वेश्चन आ चुके हैं सब, गोंडी, गोचो और रीना नृत्य। और गोंडों की जो भाषा होती है वो कौन सी होती है? गौड़ी। ठीक है? इसके बाद भारिया, भा से आप याद कर सकते हो भड़म, उसके साथ एक और जोड़ लेना सैतम। क्लियर? इसके बाद हमने आया था सहरिया, जिसकी हमने अभी बात करी। दुलदुल घोड़ी, लहंगी और रागनी। दुलदुल घोड़ी, लहंगी और रागनी। क्या है? दुलदुल घोड़ी, लहंगी और रागनी सहरिया नृत्य है। ठीक है? ये जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको बताया सारे आ चुके हैं। मुरिया नृत्य, मुरिया जो जनजाति होती है किसकी होती है? गोंड की। सब ट्राइब्स बताया था ना। तो गौर और पटवानी, गौर या पटवानी, यहां अगर आपसे पूछ लेगा गणगौर तो गणगौर भी हाँ बोल दीजिए। ठीक है? जो कहां पे होता है? मालवा और निमाड़ क्षेत्र में फेमस है। गौंड और पटवानी आ जाएगा। क्लियर? हुल्की नृत्य और पटवानी से संबंधित है कौन सी? तीजन बाई। ये छत्तीसगढ़ का नृत्य है, इनकी डेथ भी हो गई अभी हाल ही में। फिर कोरकू, कोरकू जनजाति का चटकोरा, यहां पे आप कोरकू कर देंगे, है ना? इसको आप का बना देंगे तो क्या बन जाएगा? इसको बस का बनाना है आपको, ऐसे ये बन जाएगा, कोरकू आ गया। और ढाढल, क्वेश्चन आया हुआ है ढाढल किससे है तो क्या बोलोगे? कोरकू नृत्य से। और मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य है राई और राजकीय नाट है माच। क्लियर? पूरा टॉपिक हमारा कंप्लीट। मेरे को लगता है अब आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। सारे विवाह जो होते हैं वो समझ में आ गया, कौन कौन सी क्या क्या प्रथा होती है, क्या समस्याएं आती थी, ये भी मैंने आपको बता दिया कि इन जनजातियों की जो मुख्य समस्याएं हैं क्या है। ज्ञान का अभाव है, पशुधन का अभाव है, कुप्रथाएं का प्रचलन है, आधुनिक पद्धति से अपरिचित है, पुरानी पद्धति में कृषि करते हैं, उर्वरकता में कमी देखने मिलती है, बेरोजगारी देखने मिलती है, नशे की लत है, अशिक्षा है, प्राकृतिक आपदाएं की समस्या है, और वन उपज संग्रहकर्ता का भी ज्ञान का अभाव है कि कैसे रखना है, कैसे कोल्ड स्टोरेज बनाना है, कैसे मंडी तक ले जाना है। इस सब की चीज में उनकी बहुत ज्यादा समस्या है। तो ये हमने देख लिया इसका पूरा। हमने कंप्लीट देख लिया। मैंने कुछ उन लोग के सम्मेलन भी बता दिया है। इससे बाहर क्वेश्चन आपका नहीं बनेगा अगर आपने इतना पढ़ लिया। 7-8 दिन लग गए हमें जनजाति करने में, बहुत बड़ा टॉपिक था मगर बहुत अच्छे से किए हैं, है ना? ऊपर आप कोई बड़ी एग्जाम भी दोगे तो भी आपको ये सब जितनी भी टाइप्स हैं उनमें आप देख सकते हो, बहुत आपको हेल्पफुल होंगे। और पूरा एक ड्राफ्टिंग से किए हैं हमने, जो एक तरीका होता है कि कैसे उनकी उत्पत्ति हुई है, उनका क्षेत्र कहाँ पे होता है, उनकी सब कास्ट क्या होती है, उनकी सांस्कृतिक क्या होती है, उनकी आर्थिक स्थिति क्या होती है, उनकी धार्मिक स्थिति क्या होती है और उनके बारे में विशेष क्या है, सबको हम जोड़ जोड़कर ये पूरा किए हैं। क्लियर? समझ में आया? चलिए अब कौन सा टॉपिक पढ़े नेक्स्ट बताइए। अब 1-2 दिन थोड़ा सा छोटे टॉपिक पढ़ लेते हैं ना। लोकगीत लोक नृत्य, हाँ
उसको भी कर लेंगे। अभी थोड़ा सा एक दो दिन बस थोड़ा छोटा टॉपिक पढ़ते हैं, मतलब जैसे एक एक दिन में कंप्लीट हो जाए। कुछ कल हम रिवाइज कर लेंगे, कुछ मेले देख लेते हैं यहाँ के, ठीक है। फिर उसके बाद क्या कुछ वो देख लेते हैं गुफाएं, एकदम छोटे छोटे टॉपिक एक एक दिन में खत्म हो जाएंगे। फिर हम मैप बना के कहाँ कहाँ पे उसका लोकेशन पूछता है कि मारा की गुफाएं कहाँ पे है ना, बाघ की गुफाएं कहाँ पर है ना, तो उसके बारे में थोड़ा थोड़ा सा बता के एक रिवाइज करके फिर हम मंडे से क्या करते हैं, इनके लोकगीत और इनके बारे में जो लोक कलाएं हैं उसके बारे में किसी की जनजाति की बात पढ़ेंगे, ठीक है। अभी एक दो दिन का बस इस पर गैप ले लेते हैं क्योंकि हमारा कुछ टॉपिक और जल्दी से कंप्लीट हो जाए, इसलिए हम मेले और क्या कर लेते हैं, गुफाएं देख लेते हैं। तो वो एक दो दिन में कंप्लीट हो जाएगा और उसका थोड़ा सा गैप भी मिल जाएगा, और मंडे से हम इसके फिर जो टफ टॉपिक है कौन सा, क्योंकि लोकगीत लोक नृत्य सब टफेस्ट टॉपिक में आते हैं, याद करने में थोड़ा टफ है ना। गणगौर कहाँ मनाया जाता है, माच कहाँ मनाया जाता है, जिदम्बा कहाँ मनाया जाता है, लकड़बग्गा कहाँ मनाया जाता है ना। तो फिर उसका हम उसकी लोकगीत चक्री कहाँ पे लिखते हैं, कविताएं क्या लिखते हैं, फिर हम उसको पढ़ेंगे। क्लियर, धन्यवाद।